Good morning, students. This is sixth part of chapter excretory products and their elimination. Our today's topic is regulation of kidney function. Yesterday we have done how kidney works, how the tubules work, like of vasa, recta, and loop of Henle, how they regulate the kidney function or how they help in maintaining the osmotic balance in the interstitium fluid. This diagram we have done yesterday, and today we'll discuss about kidney function. जो हमारा किडनी है वो कैसे रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को, कौन से हार्मोन्स एट्सेट्रा रोल प्ले करते हैं, अब उसकी बात करेंगे. द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय अ हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड टू ए सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट. ये तीन चार चीज़ें जो है किडनी को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं. कुछ तो हार्मोन्स करते हैं जिसमें हाइपोथैलेमस आ गया, कुछ जेजीए हो गया, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, एंड थोड़ा बहुत रोल जो है हार्ट का भी होता है. ओस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसनट्रेशन. कहते हैं जो ओस्मो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी फंक्शनिंग को चेंज करते हैं. किडनी के अंदर जो ओस्मो रिसेप्टर हैं हाँ हमारी बॉडी के, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हुआ या फिर आयनिक कंसनट्रेशन चेंज हुई, तो जो ओस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं. एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस. ये हम आगे बढ़ेंगे. हमारे हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस. जब कहते हमारी बॉडी में से ज़्यादा फ्लूइड जो है लॉस हो जाए, अगर हमारी बॉडी में से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया तो जो ये रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे. ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देंगे और हाइपोथैलेमस से एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करवाएंगे या फिर वैसोप्रेसिन रिलीज़ करवाएंगे ताकि जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया जा सके. एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस. और एडीएच जो अब क्या करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. जो हमारी किडनी के लेटर पार्ट्स हैं, बाद वाले पार्ट्स हैं जो कलेक्टिंग डक्ट वगैरह, उन सब से ये ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा ताकि डायूरेसिस ना हो, मतलब पानी की कमी ना हो या फिर ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस ना हो. एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक. अब जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ये ओस्मो रिसेप्टर हमारे स्विच ऑफ हो जाएंगे एंड एडीएच जो है उसका रिलीज़ भी स्टॉप हो जाएगा. एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंपनसेटरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स. दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR. अब एडीएच और क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी करता है. कंस्ट्रिक्ट मतलब उनको पतला कर देता है, उनको बंद करने की कोशिश करता है एडीएच. तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी उससे हमें पता है क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होगा. ओके, और उससे क्या होगा, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा. हमारी किडनी में ज़्यादा ब्लड पास करेगा क्योंकि अगर हाई प्रेशर से ब्लड मूव करेगा तो ज़्यादा फास्टली हमारी किडनी में भी ब्लड पहुँचेगा. ज़्यादा ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो होगा मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और उससे क्या होगा, GFR भी इंक्रीज़ होगा. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा ब्लड फिल्टर होगा. द JGA प्लेज ए कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल. ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR कैन एक्टिवेट द JG cell to release renin, which convert angiotensinogen in blood to angiotensinogen 1 and further to angiotensinogen 2. अब कहते हैं JGA भी एक कम्प्लेक्स रोल प्ले करता है. जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाता है या GFR कम हो जाता है तो हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स एक हार्मोन रेनिन को सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 एंड फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है. कौन हार्मोन, रेनिन हार्मोन. जब एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बहुत ही बढ़िया वैसो कंस्ट्रिक्टर है. वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या है, मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, उसको टाइट करता है. उससे क्या होगा, वही सेम
ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा एंड GFR भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये क्या करेगा, और कैन ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। एंजियोटेंसिन 2 हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करेगा ताकि एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो। एल्डोस्टेरोन अब क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा हमारे टिब्यूल के एंड वाले पार्ट से। इससे क्या होगा, जब ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा एंड ज़्यादा GFR भी होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा। दिस कम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नाउन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस कम्प्लेक्स को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रिल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। कहते जब ज़्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, अब ये ऊपर वाले मैकेनिज्म से ब्लड फ्लो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब जब ज़्यादा हार्ट में से ब्लड पास करेगा ज़्यादा प्रेशर के साथ, तो हार्ट के अंदर एक क्या है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ANF, ये क्या करता है, ये वैसोडाइलेटर होता है। ये रिलीज़ होगा, ANF रिलीज़ होगा। ANF क्या करेगा, वैसोडाइलेटर है, वेसल्स को दोबारा लूज़ करेगा, डायलेट करेगा, देयर बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है अगर ये बढ़ता ही गया तो ब्लड ज़्यादा प्रेशर हो सकता है ब्लड का हमारे हार्ट में से, और वो फट भी सकता है। तो इसको चेक करने के लिए ANF मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट इज मिक्चुरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। Urine formed by nephrons is ultimately carried to urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. This signal initiated by the stretching of urinary bladder as it gets filled with urine. In response, the stretch receptor on the wall of the urinary bladder sends signal to the central nervous system. तो अब मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे ही हमको पता है हमारा ब्लड जो है किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है। यूरिन अल्टीमेटली एक पाउच में आके स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। और जब इसमें यूरिन आता जाता है तो ये पाउच जो है ये एक्सपैंड हो जाता है, भर जाता है, और इसकी जो वॉल्स हैं, साइड वाली वॉल्स, उसके ऊपर प्रेशर लगता है। अब जो लिक्विड है यूरिन वो प्रेशर लगाता है, और प्रेशर जब लगता है तो सिग्नल जो है मसल्स के अंदर, वो सिग्नल चला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास ऑन मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्शन का मैसेज भेजता है एक ब्लैडर के, ताकि ब्लैडर जो है कंट्रैक्शन करे, ऐसे पिचक जाए, यूरिन पास आउट हो जाए। ओके, एंड यूरेथ्रल स्पिंक्टर को रिलैक्स करता है। जो यूरेथ्रल स्पिंक्टर है जो यूरेथ्रा के अंदर लगा होता है ताकि यूरिन अपने आप ही बाहर ना रिलीज़ होता रहे, वहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा होता है, तो ये स्पिंक्टर को रिलीज़ कर देगा ताकि यूरिन पास आउट कर सके। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज़ कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एडल्ट ह्यूमन excrete up to 1 to 1.5 liter urine per day. Urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic and has a characteristic odor, or on average 25 to 30 gram of urea is excreted per day. ओके, एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया हम अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट करता है। इसका स्पेसिफिक कलर और ऑर्डर होती है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूरिन के करेक्टरिस्टिक को अफेक्ट डालती हैं, इसीलिए कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको यूरिन टेस्ट के द्वारा पता किया जा सकता है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज malfunctioning of the kidney. For example, presence of glucose and ketone bodies in urine are indicative of diabetes mellitus. ग्लूकोज कितना है या कीटोन बॉडीज कितनी है, इनको यूरिन टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल को इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे हम, तो यहाँ तक आप अपने नोट्स बनाते रहिए।
और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें मैसेज करिए। थैंक यू।